राजनीति के किरदार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो में आपका स्वागत। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो हर ईद पर फिल्म लेकर आने के लिए मशहूर है। ईद का जश्न यानी कई लोगों के लिए होता है कि उनकी फिल्में देखना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की, और हाल ही में वो चर्चा में आए हैं 32 लाख रुपए की एक ख़ास घड़ी पहनने के लिए, जिस घड़ी में भगवान राम और हनुमान की छवि अंकित है। और सलमान की ये फिल्म सिकंदर आ रही है गुड़ी पड़वा के दिन, और ईद भी इसी सप्ताह है, यानी ईद और गुड़ी पड़वा का मिला जुला रूप है। और सलमान खान आ रहे हैं सिकंदर फिल्म लेकर। सलमान खान वो शख्सियत है जिनके लिए फिल्मी दुनिया अपने नियम बदल देती है। भारत में आमतौर पर शुक्रवार को नई फिल्में रिलीज़ होती हैं, लेकिन सलमान खान के लिए खास सिकंदर रविवार को रिलीज़ हो रही है। ऐसे मौके कम ही आते हैं। कारण ये कि सलमान खान और ईद का बड़ा पुराना नाता है। सलमान खान 2009 से ईद पर फिल्में लेकर आते रहे हैं और ये उनकी 13वीं फिल्म है। सिकंदर कहानी एक थ्रिलर है जिसके निर्देशक हैं मुरुगदास, और निर्देशक का कहना कि ये फिल्म किसी का रीटेक या रीमेक या डब वर्जन नहीं है, बल्कि ओरिजिनल कहानी पर बनने वाली फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान एक ऐसे युवा के रूप में हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। नेता भी उसके निशाने पर हैं, व्यापारी उसके निशाने पर हैं और ब्यूरोक्रेट उसके निशाने पर है। वो आदमी अपने हक के लिए और जनता के हक के लिए सिस्टम को चुनौती दे डालता है। इस फिल्म के ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये पूरी तरह मसाला फिल्म है, सलमान खान की दूसरी फिल्मों की तरह, मसाला फिल्मों की तरह। और ये 1990 के दशक में जो फिल्में आती थी जिनमें अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन दिखाया जाता था, उसी तरह की फिल्म है। तो सलमान खान इस फिल्म में फिर आ रहे हैं एक नया अवतार लेकर। अवतार पे मुझे एतराज़ होता है, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोग अवतार शब्द को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। हम तो कहते हैं कि अवतार भगवानों के होते हैं, इंसानों के नहीं होते, लेकिन ये बॉलीवुड का अपना स्टाइल है। ईद पर फिल्म रिलीज़ करना सलमान खान की एक स्ट्रेटेजी है, और वे फैंस के साथ अपना एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं कि देखिए ईद है, तो वो बोलते हैं कि मैं आपको ईदी दे रहा हूँ, या टिकट खरीद कर आप मुझे ईदी देने वाले हैं। और 2009 से अब तक उनकी जो 12 फिल्में आई हैं, उनमें कमोबेश 80% फिल्में कामयाब रही, कुछ तो ब्लॉकबस्टर रही। कोरोना काल में उनकी फिल्मों को बड़ा अच्छा अवसाद नहीं मिला, प्रतिसाद जो मिलना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा थी, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी सलमान खान की फिल्में आमतौर पर ईद पर जो फिल्में आती हैं वो हिट रही हैं। इसका बड़ा गणित बॉक्स ऑफिस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईद भारत का बड़ा त्यौहार है। ईद उल फितर को देश में सभी लोग मनाते हैं। सभी जाति धर्म के लोग भी ईद को एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाते हैं। ईद पर छुट्टी होती है और लोगों के पास समय होता है, खुशी का मौका होता है, और तो लोग सिनेमा घरों में चले जाते हैं, और सलमान खान ईद का फ़ायदा उठा लेते हैं। 2009 में सलमान की पहली बार वांटेड फिल्म आई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसके बाद वो हर साल कोई ना कोई फिल्म लेकर आते रहते हैं। जो 12 फिल्में सलमान खान ईद पर लेकर आए हैं, उन 12 फिल्मों में से 7 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये ब्लॉकबस्टर हैं वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, और एक सीमा तक भारत भी। 2 फिल्में औसत रहीं, रेस 3 और एक था टाइगर, और 3 फिल्में फ्लॉप की सूची में हैं, जिनमें है ट्यूबलाइट और किसी का भाई किसी की जान वगैरह। 2013 को छोड़कर सलमान की कोई फिल्म, ईद पर आने वाली फिल्म, फ्लॉप नहीं हुई। 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल था, तब भी सलमान की फिल्म को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो 2009 में वांटेड आई थी, जिसने 60 करोड़ का बिजनेस किया था, सुपर हिट थी। दबंग 2010 में आई थी, 139 करोड़ का बिजनेस किया, हिट रही। बॉडीगार्ड 2011 में आई, 142 करोड़ का बिजनेस उस दौर में किया, ब्लॉकबस्टर रही।
एक था टाइगर 2012 में आई। ये फिल्म तब लगी जब आसपास ही 15 अगस्त का त्यौहार भी था, यानी ईद और स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिले। इस फिल्म ने 198 करोड़ कमाए, एक था टाइगर ने। 2014 में किक आई, उसने 232 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। बजरंगी भाईजान 2015 में आई, उसने पुरानी सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 320 करोड़ का कारोबार किया। 10 साल पहले 320 करोड़ का क्या मायने था, आप समझ सकते हैं। सुल्तान 2016 में आई, उसने भी 300 करोड़ का बिजनेस किया, ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन 2017 में आने वाली ट्यूबलाइट फ्लॉप रही, जो उनके भाई सोहेल खान ने बनाई थी। ट्यूबलाइट की कहानी थोड़ी कलात्मक थी। लोग कहते हैं कि उस फिल्म की कहानी वैसी ही थी जैसी गाइड फिल्म की कहानी थी। गाइड में देवानंद का रोल जिस तरह था, लगभग वैसा ही रोल इसमें सलमान खान ने किया था, पर लोगों ने सलमान खान को इस फिल्म में पसंद नहीं किया। ये फिल्म केवल 121 करोड़ ही कमा पाई, जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। फिर 2018 में रेस आई, रेस 3, और इसने 169 करोड़ का बिजनेस किया, औसत से ऊपर रही, लेकिन जो ब्लॉकबस्टर की कल्पना थी वो नहीं थी। भारत 2019 में आई। ट्रेड पंडित कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसके निर्माताओं का कहना है कि फिल्म ने 211 करोड़ का बिजनेस किया था और ठीक ठाक रही। कोरोना काल में राधे योर मोस्ट वांटेड भाई आए 2021 में, फ्लॉप रही क्योंकि उसे सिनेमाघरों में जगह मिली नहीं, कलेक्शन नाममात्र का हुआ, फ्लॉप रही, जनता पर कोई असर नहीं पड़ा सलमान खान के रहते हुए। फिर 2023 में किसी का भाई किसी की जान आई, उम्मीद से निचला प्रदर्शन रहा, औसत से कम कलेक्शन हुआ, और अब सलमान खान आ रहे हैं 13वीं फिल्म लेकर, सिकंदर। ये सलमान खान की 13वीं फिल्म है जो ईद पर आ रही है, और लोग कहते हैं कि कहीं ये उनके फिल्मी करियर की 13वीं न बन जाए। 13वीं फिल्म है, 13 का अंक वैसे भी कई लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन अब देखिए, अब सिकंदर फिल्म को लेकर पहले से ही कई सारे विवाद चल रहे हैं। एक तो इस पर आरोप लगा है कि इसका जो मशहूर गाना है जोहरा ज़बीन, यह बांग्लादेश की किसी फिल्म के गाने की कॉपी जैसा है। मैंने तो बांग्लादेशी गाना देखा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही कि सलमान खान के निर्माता ने उस फिल्म में जो ड्रेसेस पहनाई है, जो स्टेप लिए हैं डांस के, वो उस फिल्म से मिलते जुलते थे। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म पर कई आपत्तियां की। एक तो एक जगह उसने होम मिनिस्टर शब्द है, तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि होम शब्द को आप हटा दीजिए, केवल मिनिस्टर रखिए। अब अमित शाह से कौन दुश्मनी लेगा, तो होम हटाने की बात हुई। एक और बात कही कि एक राजनीतिक पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ है, उस होर्डिंग को आप ब्लर कर दीजिए। किसी पार्टी का होर्डिंग सिनेमा में इस तरह दिखाना ठीक नहीं है। फिर इस फिल्म को लेकर एक और मुश्किल ये रही कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, तो सलमान खान भारी सुरक्षा के बीच, भारी सिक्योरिटी के साथ उन्होंने ये फिल्म शूट की, तो बहुत सारी मुश्किलें आई। और इस फिल्म के बजट को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं कि इस फिल्म में 400 करोड़ लगे हैं, कोई कहता है 200 करोड़ लगे, कोई कहता है 165 करोड़ लगे, लेकिन 165 करोड़ भी बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि तो है ही। अब ये वसूल होती है, मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती है, फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर की और कंटेंट की भी बहुत आलोचना हो रही है। लोग कहते हैं कि न इसमें कोई नयापन है, न रोमांच है, पुरानी स्टाइल का फीका सा स्टाइल है, कुछ डायलॉग सलमान के स्टाइल में है और कुछ खास नहीं है। अब सलमान खान की बात हो और विवादों की बात ना हो तो ये शायद चर्चा अधूरी रहेगी। जहाँ सलमान खान है वहाँ विवाद है। सलमान कोई साधु संत आदमी तो है नहीं, बॉलीवुड के सितारे हैं, 60वें साल में हैं, और इस फिल्म में हीरोइन है रश्मिका मंदाना जो 28 साल की हैं, यानी उनसे आधी उम्र से भी कम की हीरोइन है। तो एक तरफ सलमान खान बुजुर्गवार दिखते हैं और रश्मिका मंदाना उनकी बेटी टाइप दिखती है, तो अब लोग कहते हैं कि क्या होगा फिल्म में, देखने के बाद पता चलेगा। सलमान खान मुश्किलों में हमेशा घिरते रहे। 1998 में जब वे हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान गए और वहाँ काले हिरण का शिकार का मामला सामने आया, सलमान खान को बहुत कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। उन्हें 5 साल की जेल हुई। 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई। 2 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। मामला भी ऊपरी अदालत में है।
इसके 4 साल बाद 2002 में हिट एंड रन केस सलमान खान के पीछे पड़ा। सलमान खान कहते हैं कि सलमान खान का ऐश्वर्या राय से कुछ अफेयर था या झगड़ा हुआ। सलमान खान कहते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, लैंड क्रूज़र गाड़ी थी और बांद्रा में उन्होंने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। उससे 5 लोग कुचल गए, 1 की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। नशे में गाड़ी चलाकर लोगों को कुचलने का मामला बना। 6 मई 2015 को सेशन कोर्ट ने सलमान को 5 साल की जेल की सज़ा दी, लेकिन यहाँ भी उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। बाद में हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया और ये मामला उनके जीवन की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक रहा। तीसरा विवाद उनका ऐश्वर्या राय के साथ रहा। ऐश्वर्या राय के साथ 1999 में कहते हैं कि उनकी कथित मोहब्बत शुरू हुई थी और 2 साल में ही वो रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या राय ने मीडिया में कहा था कि सलमान खान ने उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है और कहा जाता है कि सलमान ने ऐश्वर्या का घर जाकर हंगामा किया, फिल्म सेट पर भी गए और ऐश्वर्या के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सलमान खान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सलमान खान की इमेज इससे बैड बॉय की हो गई, उन्हें शरीफ आदमी नहीं माना जाने लगा। फिर 2003 में कहते हैं कि जब ऐश्वर्या राय का और विवेक ओबेरॉय के अफेयर की चर्चा थी, तब सलमान खान ने एक ही दिन विवेक ओबेरॉय को 41 कॉल किए और गाली गलौज की। विवेक ओबेरॉय ने आरोप लगाया कि सलमान खान ने बहुत बदतमीज़ी की। सलमान ने कहा कि ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के चर्चित झगड़ों में जिनमें मनमुटाव होता है, गाली गलौज होती है, उसमें ये किस्सा चलता रहा। फिर जब काले हिरण के शिकार की बात हुई थी, जो करीब 2.5 दशक पुरानी घटना है, इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकियां देना शुरू की कि मैं सलमान खान को मार दूंगा, हमारे लिए तो काला हिरण भगवान का अवतार है, तो मैं सलमान खान को मार दूंगा। और सलमान खान के घर के बाहर गोली चालन की घटना हुई, पुलिस लगी, सलमान की खास सुरक्षा हुई। एक और विवाद सलमान खान का कैटरीना कैफ के साथ भी है। कैटरीना कैफ जब लंदन से भारत आई थी तो बम्बई में वो कई साल तक, लोग कहते हैं 5 साल तक सलमान खान के घर पे रही मेहमान बनकर, और उस दौरान उन्होंने अपना पता सलमान खान का पता ही लिखाया था। सलमान खान से उनकी नज़दीकी बहुत करीब थी, उनके मोबाइल का फ़ोन हर महीने सलमान खान के दफ्तर से जाता था। उनमें भी तनाव हुआ। फिर कैटरीना ने रणबीर कपूर के साथ करीबी बना ली तो सलमान खान इस पर बहुत नाराज़ हुए और बाद में कैटरीना ने अंत में जाके विकी कौशल से शादी कर ली। सलमान खान बेचारे कुंवारे रह गए, अभी तक कुंवारे ही हैं। एक और बयान सलमान खान ने पाकिस्तान के कलाकारों के बारे में दिया था जो विवादों में रहा। सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के कलाकारों को आने देना चाहिए, वे कोई आतंकवादी नहीं हैं। इस पर बॉलीवुड के कई लोगों ने आपत्ति की और कहा कि पाकिस्तान के कलाकार भारत आकर क्यों आएंगे, वे यहाँ क्यों काम करेंगे। जब हमारे कलाकारों को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती, उनके लाइव शो नहीं होने दिए जाते, तो हम उनका स्वागत क्यों करें। एक और विवाद सलमान खान के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि सलमान खान जब एक सुल्तान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसमें वो एक पहलवान की भूमिका में थे और पहलवान के लिए उन्हें दिन रात घंटों 10-10, 12-12 घंटे अखाड़े में कुश्ती लड़नी पड़ती थी, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। तो फिल्म की शूटिंग के बाद एक पत्रकार ने सलमान खान से पूछा कि आपको सुल्तान की शूटिंग करते वक्त कैसा लगता है। तो सलमान खान ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसा किसी औरत के साथ रेप हुआ हो। महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि महिलाओं के साथ, खास करके बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के बारे में इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सलमान खान के बारे में बहुत सारी बुरी बातें हैं और अच्छी बातें भी हैं। सलमान खान अपने पिता के साथ रहते हैं, उनका अरबों का साम्राज्य है, करोड़ों नहीं अरबों का साम्राज्य है, लेकिन वो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं क्योंकि उनके पिता वहीं रहते हैं। तो वह कहते हैं कि मैं अपने पिता के ही साथ रहना चाहता हूँ, मेरे पिता अगर मेरे साथ नहीं रहते, मैंने उनसे कहा कि एक नया मकान लिया है, फार्म हाउस है, वहाँ चल के रहते, तो मेरे पिता ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा बांद्रा में, क्योंकि ये मकान, ये फ्लैट
मैंने अपनी फिल्म की कमाई से ख़रीदा, दीवार फिल्म की कमाई से ख़रीदा है, और यहाँ से समंदर साफ दिखता है, आगे कोई बाधा नहीं है, समंदर हमेशा दिखता रहेगा। मुझे ये जगह पसंद है। तो सलमान खान अपने पिता के कहे मुताबिक वो घर छोड़कर नहीं जा रहे। सलमान खान की एक और खूबी है, आदमी तो 100 टन है ही वो। अर्पिता जो उनकी जैविक बहन नहीं है, लेकिन वो अपनी जैविक बहन को, अपने जीजा को, अपने भांजे को उतना ही चाहते हैं जितना कोई भाई, सगा भाई अपनी बहन को चाहता होगा। अर्पिता की शादी हैदराबाद में हुई तो करोड़ों रुपए, 5 करोड़ रुपए तो उस होटल का बिल था जहां विवाह हुआ, और विवाह पर और भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो जो दरिया दिली उन्होंने कमाई है वो अपने परिवार पर लुटाने में पीछे नहीं है, वरना ऐसी दरिया दिली आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती। सलमान खान के दरिया दिली के किस्से बहुत सारे हैं। एक तो उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है, 2007 में ये बना, और ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। बीइंग ह्यूमन के ड्रेसेस आपने देखे होंगे, जगह जगह उनके आउटलेट हैं कपड़ों के। उस संगठन का एक पैसा भी सलमान खान के पास निजी तौर पर नहीं पहुंचता। सारा का सारा पैसा जनहित के कार्यों में खर्च होता है। एक एनजीओ से उन्होंने 400 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई है इसी संस्था से। और कोविड महामारी के दौरान बॉलीवुड के कलाकारों के पास फिल्मों का निर्माण रुका हुआ था, और जो टेक्नीशियन थे, मजदूर थे, लाइटमैन थे, ट्रॉली खींचने वाले कर्मचारी थे, फिल्मों में काम करने वाले, फिल्मों के पीछे काम करने वाले, ऐसे 25,000 कर्मचारियों को वे ऑनलाइन पैसा भेजते रहे कोरोना काल में कि उनकी ज़िंदगी चलती रहे, और उन्होंने इसका कोई प्रचार नहीं किया। ये उनका बड़ापन है। एक बार वो कहीं शूटिंग से जा रहे थे, एक व्यक्ति उन्हें मिला, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, 8 साल का बच्चा है, कैंसर की बीमारी है, उनके पास पैसे नहीं है। तो सलमान ने उस बच्चे की चिकित्सा का पूरा खर्चा उठाया और नियमित रूप से उस बच्चे से बातें करते रहे। एक और बात है, सलमान खान ने नए कलाकारों को भी बहुत मौका दिया। हिमेश रेशमिया जब आते थे तब हिमेश रेशमिया के बारे में मुंबई में किस्सा चल निकला था, कहावत थी, मजाक उड़ाते थे लोग कि अगर कोई व्यक्ति गाना गाए, किसी गायक से पूछा जाए कि आप गाना गाएंगे, तो कलाकार कहता कि आज मेरा गला ख़राब है, मैं गाना नहीं गा पाऊँगा। लेकिन हिमेश रेशमिया से कोई पूछता था कि आप गाना गाएंगे, तो हिमेश रेशमिया कहते थे कि आज मेरी नाक खराब है, मैं गाना नहीं गा पाऊँगा। यानी इतना मजाक उड़ाया जाता था। सलमान खान ने हिमेश रेशमिया को जगह दी। अपने भाइयों सोहेल और अरबाज को भी उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित किया, पैसा लगाया, घाटा भी उठाया। कैटरीना कैफ को उन्होंने शुरुआती दिनों में सपोर्ट किया। मैंने प्यार क्यों किया में कास्टिंग करवाई कैटरीना कैफ की। अब ये बात भी हो सकता है कि आपस में कुछ खास संबंध रहे हों। राधे के सेट पर एक जूनियर आर्टिस्ट आया तो उन्होंने कहा कि समस्या बताई, तो उन्होंने तत्काल 2 लाख रुपए उसे दी। सलमान खान अपने फैंस के लिए भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। जहां उनका फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के पास के 100 बच्चों को उन्होंने साइकिलें मुफ्त बांटी, गिफ्ट में दी। कहा कि बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2023 में जब बाढ़ आई तो सलमान खान ने अपने फार्म हाउस से लगे हुए उनके जो गांव थे वहाँ के 500 परिवारों को कई दिनों तक खाना और कंबल पहुँचाए। कोविड का दौरान सबसे कठिन रहा जब फिल्म वालों के लिए बहुत मुश्किलें आई, लेकिन सलमान ने उन सब की बहुत मदद की। रानी मुखर्जी को प्रमोट करने का मौका आया तो उन्होंने रानी मुखर्जी को भी अपने घर में ठहरने के लिए कहा। रानी मुखर्जी शूटिंग कर रही थी गुलाम के, तो रात बिरात कहाँ जाएंगे, तो घर में ही रुकिए। तो रानी मुखर्जी से भी उनके अच्छे संबंध रहे। सुनील शेट्टी सन 2000 में बिजनेस में बड़े घाटे में आए। उनकी हालत अमिताभ बच्चन की ABCL जैसी हो गई। तब सलमान खान ने कहा कि आप फिल्म बनाओ, मैं आपकी फिल्म में फ्री में काम करूंगा, लेकिन आप फिल्म बनाइए। उन्होंने फिल्म बनाई और सलमान खान ने उनको फिर से खड़ा होने में मदद की। कई छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनसे सलमान खान जिनकी फिल्मों में काम करते हैं लेकिन पैसे नहीं लेते। तो ये एक बड़प्पन की बात है और ये वाकई अच्छी बात है। सिकंदर फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, सिकंदर चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन सिकंदर फिल्म के डायलॉग कुछ ऐसे हैं
जो अभी से चल निकले हैं, उसके ट्रेलर में हैं लेकिन चल निकले हैं। जो सिकंदर होता है वो खुद अपनी तकदीर लिखता है। एक ये डायलॉग बहुत चल निकला है। एक और डायलॉग है, कायदे में रहो फ़ायदे में रहो वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहो। ये भी सिकंदर का डायलॉग है जो चल निकला है। मैं इंसाफ नहीं साफ़ करने आया हूँ और राजनीति तो मेरे बाप की जेब मेरे से निकलती है। इस तरह के डायलॉग इसमें हैं। तो सलमान खान की ये फिल्म आ रही है। इसके बाद भी सलमान खान 60वें में हैं, लेकिन फिल्में और भी हैं। किक 2 आ रही है उनकी 2025 में, कभी आएगी, कब आएगी पता नहीं। साजिद नाडियाडवाला ही इसके प्रोड्यूसर हैं। एक फिल्म आने वाली है 2027 में, 2 साल बाद, और इस फिल्म का नाम है टाइगर वर्सेस पठान। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ हैं और सिद्धार्थ आनंद इसके संभवतः डायरेक्टर हैं। यश राज फिल्म्स की एक फिल्म है और YRF यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की ये हिस्सा है। और एटली जिन्होंने एनिमल बनाई थी, उनके साथ भी सलमान की एक फिल्म आने वाली है जिसमें उनके साथ संभवतः रजनीकांत भी होंगे। एक और फिल्म उनकी आने वाली जिसका नाम है द बुल, करण जौहर इसमें है। और इस फिल्म में द बुल में वो एक पैरामिलिट्री ऑफिसर की भूमिका में होंगे। और ये फिल्म द बुल सच्ची घटना पर आधारित है। टीवी शो में तो सलमान खान आते ही रहते हैं। बिग बॉस 18 उनका चल ही रहा है और 2010 से वो बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं। ये उनका 15वां सीज़न है और अच्छी खासी फीस उनकी है। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के बराबर फीस सलमान खान लेते हैं। और सलमान खान की कमाई का मुख्य जरिया भी टीवी शो और विज्ञापन है। और कहा जाता है कि 10 का दम से भी सलमान खान फिर से वापसी करेंगे टीवी के पर्दे पर। तो सिकंदर लग रही है। मैंने अभी कहा कि कई लोगों के लिए, इस देश के करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के लिए ईद का जश्न यानी सलमान खान की फिल्म होती है, भाईजान की फिल्म होती है, बजरंगी भाईजान की फिल्म होती है, दबंग की फिल्म होती है, चुलबुल पांडे की फिल्म होती है। तो अब ये फिल्म कैसा कारोबार करती है, इसमें सलमान खान का करियर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इंदौर के सलमान खान है, इंदौर की पैदाइश है। हम चाहते हैं कि इंदौरी हर जगह कामयाब हों। सलमान की ये फिल्म भी बहुत हिट हो, हमारी शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो में फ़िलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।